Dear students, today we will discuss about the soil erosion. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है. सॉइल इरोजन क्या है? हम जानते हैं कि हमारी धरती के जो सबसे ऊपरी लेयर है हमारी, ये सॉइल कहलाती है. सॉइल में हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारी धरती का जो टॉप लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं. हम कह सकते हैं कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज वाइटल. वाई वाइटल? बिकॉज इट प्रोवाइड द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. हमारी इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे जो टेरेस्ट्रियल हैं, सब धरती पर जमीन में ही ग्रो करते हैं, मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, जिसे हम सॉइल कहते हैं. किसी भी कारण से जब हमारा ये सॉइल यानी धरती की सबसे ऊपरी जो लेयर है हमारी, ये रिमूव हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन. यानी सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. रामा राव ने इसे क्रीपिंग डेथ ऑफ द सॉइल भी कहा था, कि धीरे धीरे जैसे किसी की डेथ धीरे धीरे हो जाती है, वैसे ही यदि किसी एरिया में सॉइल इरोड हो रही है तो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं. अब हम देखें सबसे पहले कि सॉइल इरोजन कितने प्रकार का होता है. सॉइल इरोजन दो प्रकार का होता है, नेचुरल सॉइल इरोजन और दूसरा है एसिलरेटेड सॉइल इरोजन. नेचुरल सॉइल इरोजन हम ऐसे इरोजन को कहते हैं जहां ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है. यानी कि नेचर जब ये धरती बनी तब से इरोजन भी प्रोसेस स्टार्ट रही. यानी एक और सॉइल बनती रहती है और दूसरी ओर सॉइल इरोड होती रहती है. तो यानी कि फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन, एक और फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, दूसरी ओर डिस्ट्रक्शन हो रहा है सॉइल का. तो नेचुरल सॉइल इरोजन में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बिटवीन डिस्ट्रक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल का बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 इंच मोटी सॉइल को बनने में हजारों साल लग जाते हैं. 500 से 1000 साल का समय चाहिए 1 इंच की मोटी सॉइल की लेयर को बनने के लिए. दूसरा है, और ये नेचुरल सॉइल इरोजन में मैंने क्या बताया कि फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए ये सॉइल इरोजन हार्मफुल नहीं है. जबकि एसिलरेटेड सॉइल इरोजन ऐसे सॉइल इरोजन को कहते हैं कि किसी भी प्रकार की ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी के कारण जब सॉइल इरोड होने लगे तो ऐसा सॉइल इरोजन कहलाता है एसिलरेटेड सॉइल इरोजन. और एसिलरेटेड सॉइल इरोजन में कभी भी फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मेशन की रेट बहुत स्लो होती है और डिस्ट्रक्शन की रेट बहुत हाई होती है. सो वी कैन से द एसिलरेटेड सॉइल इरोजन इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द सॉइल. एसिलरेटेड सॉइल इरोजन के अगर हम कारण देखें तो हमको ये निम्न कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं. जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हैं? हम अपने जंगलों पर ही डिपेंड करते हैं. हमें फूड, शेल्टर, फोडर कुछ भी हम चाहते हैं तो कहाँ से मिलता है? जंगलों से मिलता है. जितना हम डेवलपमेंट करते हैं, जितना कंस्ट्रक्शन करते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, माइनिंग ऑपरेशन करते हैं, हर जगह हम क्या करते हैं?
जंगलों को काट देते हैं, एरिया को न्यूड कर देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है जिसके द्वारा सॉइल का इरोजन का रेट बढ़ जाता है। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन, आप किसी भी शहर में चले जाइए, कहीं भी आप किसी विलेज के चारों ओर, शहर के चारों ओर आप देखिए कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन हो, तो कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है सॉइल एरोजन के लिए। इसी तरह माइनिंग ऑपरेशन, जब हम माइनिंग ऑपरेशन करते हैं, माइन बनाते हैं, तो वहाँ भी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो इरोड हो जाती है। इसी प्रकार डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स, जो हमारी कृषि करने की, जो हमारी खेती करने की जो डिफेक्टिव मेथड्स हैं, वो भी हमारे सॉइल एरोजन को प्रमोट करते हैं। इसी प्रकार ओवर ग्रेजिंग भी है। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग पहले हमें जानना होगा ग्रेजिंग क्या है। तो ग्रेजिंग इज अ फिनोमेनन डन बाय द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो पौधों पर ही डायरेक्ट फीड करते हैं एंड दे टेक द टेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो क्या करते हैं, जो हर्बीवोर जैसे गाय है, भैंस है या एलिफेंट है, कोई भी एनिमल हम ले लें जो डायरेक्ट पौधे पर फीड करता है, तो पौधे के टेंडर पार्ट्स को खा लेता है। अब यदि किसी एरिया में एनिमल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और वहाँ की ग्रीनरी कम है, तो लोड बढ़ जाएगा पौधे के ऊपर और ओवर ग्रेजिंग होने लगेगी। जब ओवर ग्रेजिंग होने लगती है तब भी वो जो एरिया होता है वो धीरे 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 वहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो गायब होने लगते हैं, उनकी रीजनरेशन रेट घट जाती है ड्यू टू मोर एक्सप्लाइटेशन। और जो एनिमल्स वहाँ चल रहे होते हैं उनके खुर से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाती है। और जब बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाती है तो हवा चलने पर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और सॉइल इरोड हो जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं। हम मान लें दो पौधे बनाते हैं। एक पौधा मैंने देखिए ये बनाया, ये इस पर ये पत्तियाँ लगी हुई हैं और यहाँ छोटा सा फ्लावर भी है और मान लिया एक फ्रूट भी लगा हुआ है। दूसरा पौधा हम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ देखिए ये भी पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो इनको खाने वाले जो एनिमल हैं दो प्रकार के होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल एंड ब्राउजिंग एनिमल। ग्रेजिंग एनिमल हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो इस पूरे टेंडर पार्ट को खा ले। अगर मान लीजिए कोई गाय आती है और इस पूरे टेंडर पार्ट को अपने मुंह में भर लेती है, खा लेती है, तो ये पार्ट गायब हो जाता है, ये पार्ट गायब हो जाता है। जबकि एक बकरी अगर चरने जाती है तो वो लीफ को, इस लीफ को, फिर इधर लीफ को खा लेगी, फिर इस लीफ को खा लेगी, तो प्लांट तो पूरा खड़ा रहेगा, लेकिन लीफ, इसका फोटोसिंथेटिक पार्ट जहाँ से भोजन बनना है वो पूरा गायब हो जाता है। जबकि ग्रेजिंग में हम क्या देखते हैं कि लीफ जो नीचे के लीफ है या जो पौधे में ऊपर पत्तियां हैं वो बच जाती हैं, लेकिन बकरी अगर यहाँ की पत्तियों को खा लेती तो फिर ऊपर चढ़ के और धीरे धीरे ऊपर की भी पत्तियों, केवल पत्ती को खाती है, केवल लीव्स को खाती है। तो ऐसे एनिमल जो केवल लीफ को खाते हैं ब्राउजिंग एनिमल कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो ऑल टेंडर पार्ट को खा लेते हैं उन्हें हम ग्रेजिंग एनिमल कहते हैं। ग्रेजिंग एनिमल उतने हार्मफुल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कुछ पत्तियां बची रह जाती हैं और ग्रेजिंग होने से पौधों की रीजनरेशन रेट बढ़ जाती है। जबकि ब्राउजिंग में पूरी लीफ एनिमल द्वारा खा ली जाती है, ऐसे में पौधे की हाइट तो वही रह जाती है लेकिन भोजन बनाने के लिए पत्तियां नहीं होती हैं। तो ब्राउजिंग इज डेंजरस देन द ग्रेजिंग। अब आइए हम ये सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला एजेंट अगर कोई है तो दैट इज द वाटर। वाटर इरोजन हम ये 4 प्रकार से पाते हैं। पहला है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन हम ऐसे इरोजन को कहते हैं जैसे हमने कहीं जंगल था,
कहीं ग्रीनरी थी और हमने पूरा जंगल काट के ख़त्म कर दिया। अब ऐसे में वो एरिया एकदम न्यूड हो गया है, नंगा हो गया है। अब नंगे सरफेस पर जब वाटर की रेन वाटर की ड्रॉप बहुत तेज़ी से स्पीडली गिरती हैं तो जो ज़मीन पर मिट्टी की परत है, वो मिट्टी का जो अपर मोस्ट लेयर है, मिट्टी रेन की बूंद के पड़ने पर तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, स्प्लैश करती हैं हियर एंड देयर। ऐसे इरोजन को हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। दूसरा इरोजन कहलाता है सीट इरोजन। सीट इरोजन हम ऐसे इरोजन को कहते हैं जब एक बहुत बड़ी फील्ड जहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, कोई भी ग्रीनरी नहीं है और बारिश होती है, बारिश सदैव बारिश का जो पानी होता है वो धीरे धीरे ढलान की ओर बहकर निकल जाता है। हर बारिश के बाद पूरी की पूरी सरफेस से एक थिन फिल्म जब वाटर की निकल जाती है, जैसे कोई एक सरफेस हो और उस पर कोई एक लेयर लगी हो, वो लेयर एक साथ उधेड़ दी जाए। ऐसे ही सीट इरोजन में जो टॉप मोस्ट लेयर होती है फील्ड की, वो होमोजीनियसली एक साथ पूरी पूरी निकल जाती है, तो इसे हम कहते हैं सीट इरोजन। जब सीट इरोजन को हम इग्नोर करते हैं, केयर नहीं करते हैं, वहाँ फॉरेस्टेशन नहीं करते हैं, तो रिल इरोजन होने लगता है। रिल इरोजन में क्या होता है, सपोज इस रिल इरोजन को अगर हम देखें तो रिल इरोजन में वाटर ढलान की ओर बहता है और छोटी छोटी नालियों में बदल जाता है। जिधर उसको ढलान मिलती जाती है उधर की ओर पानी बहता निकल जाता है। तो ये जो फील्ड हमारी है वो छोटे छोटे नालियों के कारण फ्रैगमेंट में बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन में जो ये पानी के चैनल्स बनते हैं, दीज आर फिंगर लाइक, पतली पतली नालियाँ होती हैं। जब रिल इरोजन इग्नोर होता है और कई वर्षों तक रिल इरोजन किसी स्थान पर हो रहा होता है, तब वहाँ एक नए प्रकार का इरोजन स्टार्ट होता है जिसे गुली इरोजन कहते हैं। गुली इरोजन में जो वाटर जिस चैनल से बह रहा था, ये चैनल अब पतले ना होकर बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। मतलब कि पूरी की पूरी बीच की मिट्टी कट जाती है, तो गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, गड्ढे बन जाते हैं। ऐसे इरोजन को हम गुली इरोजन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो मेजर फैक्टर है इरोजन का, दैट इज द विंड इरोजन। विंड है, हवा है। हम जानते हैं, पहले हमें जानना चाहिए ये विंड है क्या। तो मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एयर, एंड व्हेन एयर ब्लो, जब ये बहने लगती है, इट इज कॉल्ड विंड। और जब विंड हाई वेलोसिटी ले लेती है तो हम उसे स्टॉर्म या आंधी कह देते हैं। और जब एयर की या विंड की जो वेग है, जो स्पीड है, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार हो जाती है, तो इसे हम साइक्लोन कह देते हैं। तो जहाँ ऐसा एरिया जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, ऐसे एरिड जोन में विंड इरोजन होता है। और विंड इरोजन 3 प्रकार से देखा जाता है, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। साल्टेशन में जो 0.1 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर सॉइल पार्टिकल होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर टेकन बाय द एयर। इतने साइज के पार्टिकल साल्टेशन के द्वारा हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन में लेस देन 0.1 मिलीमीटर के पार्टिकल, यानी बहुत छोटे छोटे महीन पार्टिकल जो होते हैं सॉइल के, वो सस्पेंशन के कारण उड़कर किसी भी फर्टाइल सॉइल से जहाँ एरिड जोन है, प्रेसिपिटेशन कम है, बारिश कम होती है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो वहाँ सस्पेंशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल, ऐसे छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल जो जिनकी साइज 0.1 मिलीमीटर से कम की होती है, फाइन पार्टिकल होते हैं, दीज ऑल आर कैरिड बाय द एयर। इसी प्रकार सरफेस क्रीप में जो बड़े पार्टिकल होते हैं सॉइल के,
वो हवा द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। इनकी साइज 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा की होती है। इस प्रकार का जो सॉइल इरोजन हमारे भारतवर्ष में, वो हमारे एरिड जोन में, जैसे राजस्थान में, जैसे गुजरात में, कुछ एरिया मध्य प्रदेश के ऐसे जगहों पर विंड इरोजन पाया जाता है। और वाटर इरोजन हिली जोन में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हिली जोन में वाटर इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, वुली इरोजन, ये सभी हमको दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ प्लेन एरिया में जब नदी बहकर आती है तो फ्लड को काज करती है। हर बरसात में हम बाढ़ को झेलते हैं। हर एक रिवर की पानी ढोने की अपनी एक क्षमता होती है। पहाड़ पर पानी ऊपर ऊंचाई से, हाई एल्टीट्यूड से नीचे की ओर बहता हुआ स्पीडली आता है, तो अपने साथ बहुत सी मिट्टी को, यानी टॉप लेयर ऑफ सॉइल को इरोड करता हुआ नीचे आ जाता है। और जब पानी नदी में प्लेन एरिया में बहता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और उसमें जो सॉइल पार्टिकल ऊपर से नीचे आ गए थे वो सेटल डाउन होते हैं रिवर के बॉटम पर, जिससे रिवर की जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है और वाटर लेवल अपलिफ्ट कर जाता है। अपलिफ्ट किया हुआ पानी दोनों बैंक की ओर स्प्लैश करता है। बहुत दूर तक कैचमेंट एरिया, हर एक रिवर का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, पूरे कैचमेंट एरिया को कवर कर लेता है। तो फ्लड का पानी बहुत दूर तक चला जाता है, खेतों तक पहुंच जाता है। और फिर जब बाढ़ कम होती है तो वो पानी जब पुनः वापस होता है, जो भी फर्टाइल लेयर आसपास की है उसको लेता हुआ चला आता है। तो इस तरह वाटर इरोजन, विंड इरोजन, अगला इरोजन है स्लीप इरोजन, जिसे हम ग्लेशियर इरोजन भी कहते हैं। पहाड़ों पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भी कारणवश टेम्परेचर ज़्यादा होने पर या किसी भी अन्य नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण जब ये ग्लेशियर माउंटेन के स्लोप पर फिसलने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, तब भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े एरिया का जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है वो ग्लेशियर के साथ इरोड होकर नीचे चली आती है। ओवर ग्रेजिंग अभी हमने बताया कि ग्रेजिंग इज अ गुड फिनोमेनन। ग्रेजिंग एक अच्छी चीज है जिससे कि पौधों और एनिमल के बीच में इंटरेक्शन होता है। ग्रेजिंग से पौधों का रीजनरेशन रेट बढ़ जाता है, पौधों के सीड का डिस्पर्सल होता है, पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यही ग्रेजिंग यदि ज़्यादा होने लगे किसी स्थान पर तो उसे हम ओवर ग्रेजिंग कह देते हैं। और ओवर ग्रेजिंग इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट। और ओवर ग्रेजिंग अगर कहीं हो रही है तो धीरे धीरे वो एरिया न्यूड हो जाता है और डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन, किसी भी काम हम जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर अपने दिमाग में नहीं रखते हैं तो हम हर काम के लिए जंगल से जाकर लकड़ी काट लेते हैं और उस एरिया को न्यूड कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, एंड दैट इज द मेजर कॉज फॉर द सॉइल इरोजन। इस तरह आज आपने जाना कि सॉइल इरोजन इज द क्रीपिंग डेथ ऑफ द सॉइल या रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और ये इनके एजेंट हैं जिनके द्वारा सॉइल इरोजन होता है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आए तो इसी जो पॉइंट्स मैंने बताया है इसे आप एक्सप्लेन करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। थैंक यू।